हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उससे पहले थोड़ा सा अपन ये जान लेते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में क्या होता है। तो इससे पहले वाली क्लास में देखो अपन आंशिक अवकलज, संपूर्ण अवकलज, उसके आधार पे एक थ्योरम है वो कर रहे थे। स्टेटमेंट ये था कि फलन एफ एक्स वाई है, वो बिंदु ए बी पर क्या है, कोई बिंदु है बी उस पर ना सतत है, ठीक है। तो वो क्या है, अवकलन ये मतलब जो उसकी विपरीत कंडीशन है वो होना आवश्यक नहीं है। यानी जो अवकलनीय है, यदि संपूर्ण अवकलनीय है तो वो सतत है, लेकिन सतत है तो वो अवकलनीय हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, एफ एक्स वाई का मान लिया था। उसका मान था दो प्रकार से। एक तो था जीरो, जीरो कब था, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी मूल बिंदु पर। और एक मान था एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स भी नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो। यानी अपने को नहीं पता कि एक्स का क्या मान होगा, वाई को कि उसका मान क्या होगा, लेकिन अपने को इतना पता है कि वो मूल बिंदु नहीं होगा, ठीक है। यानी मूल बिंदु पर और मूल बिंदु न पर। तो यहाँ पे दो फलन आपके मान दिए गए थे, एफ एक्स वाई का जीरो और एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसको अपन ने लिया, उसको पहले अपन ने दिखाया ना सतत, फिर अपन ने उसके आंशिक अवकलज ज्ञात कर लिए थे, एफ एक्स जीरो जीरो एफ वाई जीरो जीरो। यहां तक अपना क्वेश्चन हो गया था। अब अपने को केवल उसकी एक कंडीशन और ज्ञात करनी है, संपूर्ण अवकलनीयता की परिभाषा लगानी है। और यदि उसका मान जीरो आ जाता है तो जो आपका फलन है वो अवकलनीय है, और जीरो नहीं आता है तो अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूं, ये जो आपकी थ्योरम है इसके अंतर्गत दो क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल भी अलग से आ सकता है कि आपको एफ एक्स का जो मान फलन का है वो दे दिया जाएगा और ये इसमें प्रूव करवाएगा कि फलन यदि है ना सतत है, वो सॉरी अवकलनीय है, तो वो क्या है सतत है, लेकिन इसका जो विलोम है वो सत्य होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। यानी फलन यदि सतत है तो अवकलनीय होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसी भी कंडीशन हो सकता है किसी एग्जाम्पल के लिए अपने को मिल जाए, तो वो यही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगर स्टेटमेंट से आता है तो आपके पास स्टेटमेंट है ही थ्योरम का, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं अपन। और उसके आगे से संपूर्ण अवकलन है वो ज्ञात करना है, कहाँ पर, मूल बिंदु जीरो जीरो पर। यानी आपको समझना होगा कि जो आपको मैंने परिभाषा लिखवाई है, जहाँ पे अपन ने पॉइंट लिया है ए बी, उसमें ए का भी मान जीरो है, बी का भी मान जीरो, क्योंकि वहां पे पॉइंट ए बी था, यहाँ पे मूल बिंदु है जीरो जीरो, ठीक। देखिए एफ एक्स जीरो जीरो एफ वाई जीरो जीरो, दोनों का ही मान क्या प्राप्त हुआ था, जीरो प्राप्त हुआ था, ओके। देखिए इसके आगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ये अपन ने दोनों मान प्राप्त कर लिए थे इससे पहले वाली क्लास में, ओके। अब देखिए इसका मान अपने को ज्ञात करना है। इसका मान यदि जीरो आता है तो जो फलन है वो कौन से बिंदु पर, मूल बिंदु पर अवकलनीय है, और यदि जीरो नहीं आता है तो अवकलनीय नहीं है। बस इतना सा। और यहाँ पे ये मान आपको ज्ञात करना है, ये आपको स्वयं को पता करना होगा। देखो जो अपना फॉर्मूला है
जो परिभाषा है उसमें ए और बी की जगह क्या अप्लाई करना है, जीरो। मेन क्या था, लिमिट एच के, आप इनको डेल एक्स और डेल वाई भी बोल सकते हो फलन के लिए, कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए आ जाएगा एच और के। एफ ये था ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट। एफ एक्स ए बी है, इसको आप एल्फा भी लिख सकते हो, एफ वाई ए बी है, इसको आप बीटा भी लिख सकते हो, केवल प्रतीक चिन्ह नहीं है। ओके, तो पहले इसको हो सके उतना हल करेंगे, उसके बाद में इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, मान देखेंगे कि इसका मान जीरो आता है या नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, ये अगर जीरो प्लस जीरो इन्फिनिटी मान आएगा। ओके, हो सके उतना इसको हल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मान है वो जीरो आ रहा है या नहीं। देखिए अपने पास कौन कौन से मान है, अपने पास इसका मान है, अपने पास इसका भी मान है जीरो जीरो, और ये मान आपको दिया गया है जो अपन एग्जाम्पल लिया है, तो ये तीनों पद क्या हो जाएंगे, जीरो। तो देखिए इसके अगली स्टेप क्या लिखोगे, इसके बराबर में लिखना है आपको, यहां से बच जाएगा ये एफ एच ए, ये देखो जीरो प्लस एच एच और जीरो प्लस के, इसका मान जीरो माइनस एच, इसका मान भी जीरो, के एफ वाई तो जीरो जीरो, उसका मान भी जीरो, अपॉन ये एक बार ऐसे कैसे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट बराबर, ये तीनों पद क्या जाएंगे जीरो। यहां से मान क्या बचेगा देखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो के टेंस टू जीरो, ये सारे मान जीरो, एफ एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और है अभी कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिए, शुरू कीजिए। इसका मान अपन याद कर रहे थे और लास्ट में ये आता है पास। ओके, अब इसमें क्या करना है देखो, एफ एच के का मान अप्लाई करोगे और एफ एच के का मान कहां से अप्लाई करोगे, देखो इस एग्जांपल में अपन ने दिया है कि एफ एक्स वाई का दो मान है, एक तो जीरो है जब वो मूल बिंदु है और मूल बिंदु नहीं है, यानी यदि एफ यहाँ पे है जीरो, ये जीरो है, ठीक है, तब तो मान जीरो है। इसके अलावा कोई भी मान है, ये दूसरा ही मान है जो कौन सा, एफ एच के, एक्स की जगह एच वाई की जगह के है, तो इसका मान अपने पास है एक्स वाई को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ एच के उसका मान क्या हो जाएगा, एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। लिमिट एच टेंस टू जीरो, के टेंस टू जीरो,
इसका मान हो जाएगा एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, साथ में है 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आप इसमें देख सकते हो इसमें इसकी जगह रिप्लेस करोगे एच, वाई की जगह के। बहुत ही सिंपल चीज है, इतना तो कर ही लोगे। तो ये मान वहां पे अप्लाई हो गया। अब उसको हल करते हैं, देखिए देखिए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, उसका मान क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, k टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h k अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये इससे अधिकतम हल नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हो तो इन्फिनिटी, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब अपने को तो कोई मान चाहिए इसका। तो देखिए अब आपको इसमें करना क्या है, ये इसमें देखो पॉइंट कह रहा है मूल बिंदु है इसमें, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, देखो अपन आगे इसको पढ़ेंगे। जैसे ही आपकी सरल और इसका समीकरण क्या होता है, y बराबर mx, और मान लो आपका बिंदु है वो यहाँ पे है, अपने को पता नहीं कहाँ पे है। तो अपने को क्या करना है कि ये जो बिंदु है ये इस ना सरल रेखा के अनुदिश, इस सरल रेखा के अनुदिश है वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो रहा है। ये आपका क्या है, मूल बिंदु। तो अपने को एक स्थिति लेनी है यहाँ पे क्या, कि जो आपका कोई भी बिंदु है ए, जब x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है h के। अब अपने को मालूम नहीं है कि h कौन सा बिंदु है, k कौन सा है, वो जो भी होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। दोनों मान प्लस में है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश। इसके अलावा तो कोई होने से ना, इसके बीच में है। तो अपने को एक कंडीशन लेनी है क्या, कि ये जो आपका बिंदु है ये क्या है, इस सरल रेखा, और सरल रेखा समीकरण आप जानते हो y इक्वल टू mx, इसके अनुदिश है वो मूल बिंदु 0 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। क्योंकि दो बिंदु है यहाँ पे, एक तो मूल बिंदु और एक है x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब वो कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे अपने पास वो क्या है h k, मतलब दो बिंदु है, एक तो वो नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन और एक इक्वल टू वाली कंडीशन। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आएगा तभी तो दूसरा बिंदु प्राप्त होगा। तो मेरे कहने का केवल इतना सा मतलब है कि आपको एक कंडीशन लेनी है कि जो नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है उसके लिए जो पॉइंट है उस पॉइंट से जब आते हो कहाँ पर, मूल बिंदु पर आते हो, क्योंकि उसमें मूल बिंदु भी दिया गया है। तो वो आते हो कैसे, एक सरल रेखा के अनुदिश। उम्मीद करता हूँ आपके पास समझ में आ गई होगी। अब इसमें चेंज क्या करना है, देखो अपने पास पॉइंट क्या है एच के, केवल निर्देशांक चेंज करने। कैसे, एच के का भाई आप एक्स की जगह एच रखा है, वाई की जगह के रखा है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वाई की जगह के है, एक्स की जगह एच। बस इतना सा करना है। ओके, समझ में आ गया होगा। देखिए इसको थोड़ी मित्रों में लिख देते हैं। क्या लिखोगे, यदि बिंदु एच की सरल रेखा y बराबर mx के अनुदिश मूल बिंदु 0 0 की ओर अग्रसर है, तब एक समीकरण अपने पास है, ये है y बराबर mx, या इसको ये जो पॉइंट है इसके लिए क्या लिखोगे, k इज इक्वल टू mx। अब आपको इतना करना है
जहां जहां पे इस समीकरण में के है वहां पे क्या अप्लाई करेंगे, mh, तो इसका मान ज्ञात करेंगे 0 है या नहीं है। थोड़ा सा आपके लिए नया है, आप इसको अच्छे से देख लो। देखो नई चीजें भी आती हैं, ऐसा नहीं कि हर बार वही चलता रहेगा, तो आपको इसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ओके, देखिए अपन इसको करते हैं, आप इसको नोट करो। देखिए इसे मान रखेंगे और इसे मान रख के ये जो आपका संपूर्ण अवकलन है मूल बिंदु के लिए इसका मान ज्ञात करेंगे। तो आप इसको साथ साथ में नोट करते रहना, मान इसी का ज्ञात करना है कि वो बराबर 0 आता है या नहीं आता है। देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0 h, जो k है उसकी जगह mh h स्क्वायर k स्क्वायर mh का होल स्क्वायर। ओके, ऊपर मान क्या हो जाएगा, एट एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इसका होल स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहां से कॉमन, और ये देखो अगर इस स्टेप की बात करो तो इसमें के नहीं है, तो यहाँ पे आप अगर के की लिमिट अगर नहीं लगाओगे तब भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के का मान ही नहीं है और उसके बाद के बदौर में मान नहीं है, तो लिमिट लगाने का क्या मतलब है। ओके, तो ये तरह चलेगा h टेंड्स टू 0। एच स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, 1 प्लस एन स्क्वायर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कॉमन। ठीक है, अब इसमें h भी नहीं है तो ये जो मान है ये क्या हो जाएगा, लिमिट से स्वतंत्र, यानी लिमिट का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। मान क्या है संपूर्ण अवकलन का, m अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे देखिए आपको एक नई चीज एक और सीखनी है, क्या कि ये जो संपूर्ण अवकलन है ये n पे डिपेंड करता है, और इसका जो मान है वो 0 कब होगा, जब n बराबर 0 होगा, और m बराबर 0 नहीं होता है, y बराबर mx में, इतना आप जानते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये m के ऊपर डिपेंड है, कौन, ये संपूर्ण अवकलन y इज इक्वल टू mx में m नॉट इक्वल टू 0, m नॉट इक्वल टू 0, तो m अपॉन ये 1 प्लस एम स्क्वायर है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। m अपॉन ये 1 प्लस एम स्क्वायर है, उसका मान 0 कब होगा, एक कंडीशन में होगा कि m का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, और वो यहाँ पे हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी आपका संपूर्ण अवकलन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब फलन है वो मूल बिंदु पर अवकलन ये नहीं। ओके, तो यहाँ पे जब भी आपको इस प्रकार से मान मिले कि वो m के ऊपर डिपेंड हो, वो m के ऊपर डिपेंड हो, तो मतलब वो m के ऊपर आश्रित है, m नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो भी मान आएगा वो नॉट इक्वल टू 0, वो अवकलन ये नहीं। ठीक, देखते लिख देते हैं। m अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, आप इसके लिए क्या लिखोगे, जो कि m पर आश्रित है, कौन, ये मान। और क्या लिखोगे, तथा m नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब
यहाँ पे जो मान है वो भी नॉट इक्वल टू 0, m/1 प्लस m स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और ये किसका मान है? संपूर्ण अवकलन। तो अपने पास देखो रिजल्ट क्या है, इसका मान आपको ज्ञात करना था। आप इसको बार बार लिखे ताकि ये याद हो जाए आपको, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f 0 0 माइनस h fx 0 0 माइनस k fy 0 0 अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। 3-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। और इसका मान क्या है? नॉट इक्वल टू 0। दिया गया फलन है वो मूल बिंदु पर अवकलन ये नहीं है। मूल बिंदु पर क्या है? वो सतत है। उसके आंशिक अवकलज भी विद्यमान है, लेकिन वो अवकलन ये नहीं है। ये अपने थ्योरम का भी प्रूफ होता है और ये अपने एग्जाम्पल का भी प्रूफ होता है। ठीक, लिखो इसको। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका दिया गया फलन है वो मूल बिंदु पर संपूर्ण अवकलनीय नहीं है। अपने पास कौन कौन से एजेंट है? fx y है वो मूल बिंदु 0 0 पर सतत है। उसकी कंडीशन अपन ने दिखाई थी, fx y माइनस f 0 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। और अपन ने मान ज्ञात की fx 0 0 fy 0 0 तथा आंशिक अवकलज fx 0 0 fy 0 0 भी विद्यमान है, लेकिन फलन fx y है वो मूल बिंदु 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। संपूर्ण अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अवकलनीय का मतलब संपूर्ण अवकलनीय एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं।
ये आपका विलोम वाला पार्ट था कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है तो ये आवश्यक नहीं है कि वह फलन उस बिंदु पर क्या हो, अवकलन ये भी हो। ये इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, आप इसको लिख लीजिए। अगला आपको एक पॉइंट लिखना है, नोट लगा के देखिए, फलन fxy के बिंदु 0 0 पर है ना सतत होने की स्थिति। यही पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि ये अपन ने इसी थ्योरम में प्रूफ किया है। आप देख सकते हो सेम ये है, fxy माइनस है 0 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, जहां xy माइनस 0 0 का मापांक लेस देन 1। और अगर आपको याद हो तो अपन ने यहाँ पे मान लिया था इसका x² प्लस y² लेस देन 10। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो ये आपको सतत करने की कंडीशन है, ये आप दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हो कि फलन fxy उस बिंदु पर सतत है। कैसे? xy होते हैं आपके कार्तीय निर्देशांक, आप ध्रुवीय निर्देशांकों से भी कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी बुक है उसमें ध्रुवीय निर्देशांकों में दिया गया है। तो आप उस तरीके में समझ लीजिए, आप ये सोचोगे कि यहाँ पे तो किसी और तरीके से लिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल इसी तरीके से है। केवल आपको इतना पता होना चाहिए x और y कार्तीय निर्देशांक है, ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं r और थीटा। इनमें संबंध क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, बस कंडीशन ये। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आपके यहाँ सतत वाली कंडीशन है वो ये कंडीशन है कार्तीय निर्देशांकों में x y। ये आप इसको ध्रुवीय जो होते हैं निर्देशांक उनमें लिख के भी प्रूफ कर सकते हो। कई जो क्वेश्चन है उनमें जो ये आप सतत वाली कंडीशन है ये ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में प्रूफ की गई है, कार्तीय निर्देशांकों में नहीं की गई है। ओके, तो आप उसको और देख लीजिए, देखिए सेम है, बिल्कुल कोई भी अंतर नहीं है। अब देखो ये जो पहले आपके आएंगे ये आपको पता होना चाहिए, ये ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध होता है x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। और आप इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, जोड़ोगे तो मान आएगा r²। ये सारी चीजें पढ़ी हुई देखो आपकी। अब यहाँ से देखो यदि अपन अप्लाई करें इसको, वो देखो अगर अपन ने इसको प्रूफ किया था तो इसका मान अपन ने ज्ञात किया था, इसका मान रखा था, इसका मान रखा था, और फिर उसको जो आपकी सर्व समीकरण थी x का मापांक लेस देन इक्वल टू √x² प्लस y², इस तरीके से y के लिए थी, उनकी सहायता से अगर आपको ठीक से याद हो। देखिए जो fxy का मान वो दिया गया था, इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, x/y अपॉन √x² प्लस y², और f जो 0 0 है उसका मान है g। ठीक है, तो अपन जो मान यहाँ से ज्ञात करेंगे किसका, fxy का, वो मान ज्ञात करेंगे f x की जगह r cos थीटा, या आप सिंपल रूप में ऐसे भी समझ सकते हो
ठीक है, जैसे एक कार्तीय निर्देशांक xy है तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या होंगे r और थीटा। तो चाहे तो ऐसे बोल दो f r थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल दो f x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, है अपने ध्रुवीय निर्देशांक की वो। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले मान ज्ञात करते हैं f r थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f r cos थीटा r sin थीटा, एक ही चीज है, यहाँ पे अप्लाई करो। r cos थीटा r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर का अंडर रूट r स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा r स्क्वायर के अंदर रूट r, ये एक पावर कैंसिल f r थीटा या f r cos थीटा r sin थीटा का मान क्या रहेगा r sin थीटा cos थीटा। अब अपन मान ज्ञात करेंगे इसका, जैसे इसका मान ज्ञात किया था सेम उसी तरीके से, और ये मान सेम रहेगा देखो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, एक्स वाई की जगह कोई यहाँ पे एक्स थोड़ी है, एक्स है वाई है, तो ये तो सेम रहेगा, चाहे वो कार्तीय निर्देशांकों में हो चाहे वो ध्रुवीय निर्देशांकों में हो। ओके, तो अपन यहाँ से मान ज्ञात करेंगे एफ आर थीटा माइनस एफ जीरो जीरो, वो भी आना चाहिए बेस डेल डेल। ओके, और देखो यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के अंदर रूट आर, क्या हो जाएगा आर बेस डेल, और मान आपको पता है दूरी होती है तो माइनस में होगा नहीं, तो आप उसको मापांक में भी ले सकते हैं। ओके, तो ये इसका दूसरा परिवर्तित रूप है जो अभी अपने थ्योरम की है, जो एग्जांपल किया है उसमें जो आपने कंडीशन प्रूव किया ना सतत वाली, उसको अपन दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं। कैसे? ये ध्रुवीय निर्देशांकों में है और वो कार्तीय निर्देशांकों में। ओके, नोट कीजिए आप, थोड़ा सा देखने अपन ने समझ लिया था कार्तीय निर्देशांकों में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन, इसको यदि आप ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तित करोगे तो इसका मान आपको पता ही आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट में देखो कभी कभी मान प्लस माइनस में लेते हैं, जैसे अंडर रूट क्या है उसका मान प्लस माइनस, इसीलिए अपन इसको ले लेंगे मापांक, आर का मापांक लेस देन डेल, क्योंकि अगर यहाँ से मान अगर माइनस में भी आएगा तब भी वो किस में रह जाएगा प्लस में रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, यहाँ से इसका मान क्या होगा आर, और उसको प्लस में देने के लिए अपन ने ले लिया आर का मापांक लेस देन डेल। अब जो मान ज्ञात करना है उसकी तरफ चलते हैं। एफ आर थीटा माइनस एफ जीरो जीरो का मापांक, इसका मान अपन ने ज्ञात कर लिया अभी अभी आर साइन थीटा कोस थीटा, और ये मान आपको दिया गया है जीरो, मान क्या आएगा, मान क्या इतना बचेगा आर साइन थीटा कोस थीटा का मापांक।
इसके अलग अलग मापांक लगाओगे कौन सा दिन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। इससे पहले वाली क्लास में आपको बता चुके हैं, ये मान आपके पास वहां पे कुछ मान था, x का मापांक अपॉन x y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने सबके अलग अलग मापांक किया था, कौन सा दिन आ गया था, लेस देन इक्वल टू। पहले वाला पता होना चाहिए, सबके अलग अलग करेंगे। यहाँ पे कुल आप समझ सकते हो 3 पद है इंटू में, आर का मापांक, साइन थीटा का मापांक, कोस थीटा का मापांक, कौन सा दिन आ जाएगा, लेस देन। अब मैं बात कर रहा हूँ ये दो मान अपने पास है, साइन थीटा का मापांक और कोस थीटा का मापांक है। क्या ये कंडीशन सही है कि साइन थीटा का मापांक लेस देन इक्वल टू 1, कोस थीटा का मापांक लेस देन इक्वल टू 1। देखिए इसका क्या मतलब है, साइन थीटा का मापांक का मान 1 के बराबर है, 1 से छोटा है, तो 1 के बराबर हो सकता है ना, साइन पाई बाई 2। इसका मान क्या 1 से बड़ा होगा, नहीं होगा। इसका मान क्या 1 से बड़ा होगा, नहीं होगा। कोई सा भी कोण आप देख लीजिए, कोस 30, कोस 45, 60, 90, बात समझ गए होंगे, या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा। ठीक है, बात हुई। तो ये यहाँ पे देखो, अगर आप इसका चिन्ह और इसका चिन्ह ये समान है, इसका मतलब यहाँ पे ये मान अप्लाई हो सकते हैं। 1 1 आर का मापांक डॉट 1 डॉट 1, मान क्या बचेगा, आर का मापांक। ध्यान रखिए अगर ये आपके चिन्ह समान है तो यहाँ पे जो भी मान है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या मान प्राप्त होगा, लेस देन इक्वल टू आर का मापांक 1 1 लेस देन इक्वल टू आर, आर का मान लेस देन डेल एफ आर थीटा माइनस है 0 0 का मापांक लेस देन डेल। एक कंडीशन सेम आ चुकी है, वहां से देख सकते हो। आपको लेना है डेल बराबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। क्या आ जाएगा, एफ आर थीटा माइनस है 0 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, यही वहां पे आएगा। वहां पे क्या था, एफ एक्स वाई माइनस है 0 0 लेस देन 10। वो कार्य निर्देशांकों में था, ये था ध्रुवीय निर्देशांकों में। दो तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे उनमें से एक तरीका आपको करके आना है। ओके, लिख दो इसको। ये आपको मैं दोनों के बारे में बता चुका हूँ कि दोनों ही कहते हैं ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है, डेल भी ग्रेटर देन 0 है, और एप्सिलॉन आपका क्या है, स्वेच्छ अचल है, और जो डेल है वो एप्सिलॉन पर ही निर्भर है। तो डेल है वो एप्सिलॉन पर ही निर्भर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको लेना है डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये खाली बस अपनी परिभाषा है उससे सेम हो जाए। यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन था तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, फिर यहाँ पे लेस देन डेल करते हो उससे भी ये सही है, लेकिन जो परिभाषा है वो समान हो गई, बस इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन लिखते हैं।
फलन एफ एक्स वाई या इसका फलन है आर थीटा मूल बिंदु पर सतत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कोई फलन है और आपको पता लगाना है कि फलन मूल बिंदु पर सतत है नहीं है, अवकलनीय है नहीं है, आंशिक अवकलन विद्यमान है या नहीं। सेम जो अभी क्वेश्चन किया उसकी तरह है, थोड़ा सा अंतर है कहाँ पे, जो फलन का मान दिया गया है ये तो सेम है, ये है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आप, तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि फलन है वो मूल बिंदु पर सतत है या नहीं है। दो ऑप्शन है अपने पास, एक कार्तीय निर्देशांकों में, एक ध्रुवीय निर्देशांकों में, आप किसी से भी कर सकते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या लोगे, r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। तो यहां से देखिए f r cos थीटा r sin थीटा, आप इसको r थीटा बोल सकते हो, शुरू में वो एक चीज रहेगी। तो यहां से देखिए इसका मान क्या होगा, तो पहले इसको हल कर लेते हैं मूल बिंदु के अलावा। कितना मान होगा, देखो r cos थीटा, ये r sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डायरेक्ट अप्लाई करके आर स्क्वायर। ओके, ये कितना हो गया, देखो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साथ में कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आर क्यूब आर स्क्वायर, आर बच जाएगा ऊपर, तो ये मान आ जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, एफ आर कोस थीटा आर साइन थीटा। ओके, इसके अलावा और जो मान है वो आपको पता ही है, एफ जहाँ 0 0 का मान 0 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है, लेस देन डेल, ये कब है, जब एक्स वाई माइनस 0 0 का मान क्या है, लेस देन डेल। सारा आपको पता है, सेम टू सेम है, जो फलन है उसका मान चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को जहां जहां पे मैंने इसका फलन का मान यूज किया है वहां पे आप चेंज कर दीजिए और बाकी कंडीशन सेम। ओके, लिखो, शुरू करो। या इसको आर के रूप में लिखोगे तो आर का मापांक लेस देन डेल। अब चलते हैं मैथ कंडीशन की तरफ। इसका मान ज्ञात करना है और क्या आना चाहिए, लेस देन डेल। आसानी से आ जाएगा। देखो ये एफ आर कोस थीटा आर साइन थीटा का मान आर, आप इसको एफ यदि यहाँ पे प्रतीक से लिखते हो एफ आर थीटा, यहाँ पे भी एफ आर थीटा लिख देना, मान तो ये अप्लाई हो जाए, दूसरा थोड़ी होगा। ओके, देखिए आर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, इसका मान 0, मान क्या बचेगा, केवल
आर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, थोड़ा सा अंतर है, वहां पे साइन थीटा था, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसको क्या लिखोगे, लेस देन इक्वल टू आर का मापांक साइन स्क्वायर थीटा का मापांक कोस थीटा का। तो साइन थीटा का मापांक 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मापांक भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो लेस देन इक्वल टू 1। ये हमने लिखा था साइन थीटा का मापांक लेस देन 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का मापांक भी क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 1। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एक के बराबर तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, और यदि एक से आता है छोटा, 1/2 लेते हो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 में एक से छोटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि साइन स्क्वायर थीटा भी लेस देन इक्वल टू 1 कैसे लिखिएगा। और cos थीटा का जो मापांक है वो होता है लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से क्या मान प्राप्त होगा, लेस देन इक्वल टू आर का मापांक, आर का मापांक हो गया लेस देन डेल, और डेल की जगह क्या लंबी, डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले तक क्या हो जाएगा, एफ आर कोस थीटा आर साइन थीटा माइनस एफ 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, या इसकी जगह आप एक्स अप्लाई कर सकते हो, इसकी जगह वाई, तो क्या आ जाएगा ये, एक्स वाई माइनस एफ 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, और जबकि एक्स वाई माइनस 0 का मापांक लेस देन 10। ये भी कंडीशन साथ में इसको लिख देना। यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जो फलन एफ एक्स वाई है वो मूल बिंदु पर सतत है। ओके, तो आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। 2 कंडीशन हो रहा है कि उसकी एक आंशिक अवकलज और एक संपूर्ण अवकलज। आप हो सके तो उनको करने की कोशिश करना, आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। ओके, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।